हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। जो भी विद्यार्थी रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं लेवल 1 और लेवल 2 से संबंधित, उनके सिलेबस में आरटी एक्ट 2009 दिया गया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आरटी एक्ट 2009 के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो आपका 25 मिनट का रहेगा। 25 मिनट के अंदर मैं आपको आरटी एक्ट अच्छे से याद करवाने वाला हूँ। तो जो भी विद्यार्थी रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर उन्होंने ये एक्ट पढ़ा हुआ है तो वो अपना रिवीजन कर सकते हैं, और जिन्होंने ये एक्ट नहीं पढ़ा हुआ है वो इस एक्ट को याद कर सकते हैं। एकदम शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आरटी एक्ट जो है ये आपका 2009 का हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब इसको शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहली बात तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में आपका हुआ था। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। यानी जिस समय ये लागू हुआ था तो ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था आपका, और लागू कब हुआ था ये आपका 1 अप्रैल 2010 को ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और जिस समय ये लागू हुआ था तब जम्मू कश्मीर को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो हम देखेंगे, जैसे कि भारत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश था। तो दोस्तों भारत कौन सा देश था जिसने आरटी एक्ट आपका लागू किया, तो ये आपका 135वां देश था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सा हो जाएगा, 135वां देश हो जाएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए। अब आगे देखिए, जम्मू कश्मीर को भी दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 में आरटी एक्ट लागू कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में भी 31 अक्टूबर 2019 को आरटी एक्ट लागू कर दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि वर्तमान में संपूर्ण भारत में ये लागू है। जम्मू कश्मीर में पहले लागू नहीं था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी ये लागू कर दिया गया है। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है। अब इसके बारे में देखिए दोस्तों, राज्यसभा द्वारा आरटी एक्ट जो है ये आपका कब पारित किया गया, तो राज्यसभा के द्वारा 20 जुलाई 2009 को, ये आपको ध्यान रखना है। और लोकसभा द्वारा आरटी पारित हुआ आपका 4 अगस्त 2009 को, और राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति मिली यानी पारित हुआ ये 26 अगस्त 2009 को। ये आपको ध्यान रखनी है। और आरटी एक्ट जो है ये फाइनली कब लागू हुआ आपका 1 अप्रैल 2010 को। तो ज़्यादातर तो आपका यही एग्जाम में पूछा जाता है 1 अप्रैल 2010, लेकिन बाकी वाली चीज़ें जो है वो भी आपको याद रखनी है। यहाँ से भी आपका सवाल पूछा जा सकता है। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तो राज्यसभा से पारित हुआ ये आपका 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा से 4 अगस्त को, और राष्ट्रपति से पारित हुआ आपका 26 अगस्त को। तो 20 जुलाई, 4 अगस्त, 26 अगस्त आपको ध्यान रखनी है। और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, इसमें वर्तमान में आपके कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं और कितनी अनुसूचियां हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें वर्तमान में 7 अध्याय हैं दोस्तों। तो इन 7 अध्याय के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें कितनी धाराएं हो जाएगी आपकी, 39 धाराएं हो जाएगी, यानी कि 39 आपकी धाराएं हो जाएगी। और अनुसूची इसमें 1 है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 7 धाराएँ हैं, 7 अध्याय हैं, 39 आपकी धाराएँ हो जाएगी और 1 आपकी अनुसूची हो जाएगी। ठीक है, तो इन 7 अध्याय और 39 जो आपकी धाराएँ हैं इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ भाई, अध्याय 1 में आपका क्या दिया गया है, अध्याय 2 में क्या दिया गया है। तो बेसिक सवाल भी यहाँ से आपका पूछा जा सकता है। जैसे कि अध्याय 1 में किसका उल्लेख है, तो अध्याय 1 जो होता है दोस्तों वो हमेशा प्रारंभिक से संबंधित होता है, जिसमें आपकी परिभाषाएं दी गई होती है या फिर उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो अध्याय जो 1 है आपका उसमें प्रारंभिक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें धाराएँ आ जाएगी आपकी 1 से 2, तो 1 से 2 धाराएँ आपकी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, और अध्याय 2 जो है दोस्तों उसमें आपका किसका उल्लेख है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है इसका अधिकार, ये आपका अध्याय 2 हो जाएगा। और इसमें धाराएं हो जाएगी आपकी 3 से 5, 1 से 2 धाराएं आपकी अध्याय 1 में आ जाएगी, 3 से 5 धाराएं आपकी किस में आ जाएगी, अध्याय 2 में आ जाएगी। अब अध्याय 3 देखिए, अध्याय 3 जो है ये समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आरटी एक्ट जो है ये शिक्षा से संबंधित है। तो सबसे पहले प्रारंभिक आ गया, फिर आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आ गया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता और आपकी जो सरकार है उसके भी तो कुछ कर्तव्य होंगे। तो वो कर्तव्य आपके धारा अध्याय 3 में आ जाएंगे। और अध्याय 3 में जो धारा है वो आपकी 6 से लेकर 11 तक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अध्याय 3 में आपके माता पिता, स्थानीय प्राधिकारी और समुचित सरकार के जो कर्तव्य है वो आ जाएंगे। और धारा कौन सी हो जाएगी, 6 से 11 हो जाएगी। तो 1 से 2, 3 से 5 और 6 से 11। फिर अध्याय 4 देखिए आप,
अब दोस्तों माता पिता के कर्तव्य हो गए, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य हो गए, सरकार के कर्तव्य हो गए, तो अब विद्यालयों के भी तो कर्तव्य होंगे। तो विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व आ जाएंगे आपके अध्याय 4 में, और ये आ जाएंगे आपके 12 से 28 तक। तो धारा 12 से लेकर धारा 28 तक अध्याय 4 से संबंधित है। विद्यालय एवं शिक्षकों के यहाँ पर आपके उत्तरदायित्व आ जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अध्याय 5 जो है दोस्तों, इसमें प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना आ जाएगा। ठीक है, तो सबके उत्तरदायित्व हो गए। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना आपका अध्याय 5 में आ जाएगा। और इसमें कौन सी धारा आ जाएगी, आपकी 29 और 30 धारा जो है ये आपके अध्याय 5 से संबंधित है। इनके बारे में डिटेल में अभी हम देखेंगे, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। बालकों के अधिकार का संरक्षण, तो बालकों के अधिकार का संरक्षण जो है ये आपका अध्याय 6 में आ जाएगा दोस्तों। और धारा 31 से लेके धारा 34 तक जो है ये आपकी अध्याय 6 से संबंधित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और 7वें नंबर पर आपका प्रकीर्ण आ जाएगा, जिसमें अन्य मुख्य बातें आ जाएगी। ये आपकी धारा 35 से लेकर 39 तक संबंधित है, तो इसे अभी हम देखेंगे। यानी कि अध्याय 1 में प्रारंभिक है, फिर आपका अध्याय 2 आ जाएगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 3 से 5, फिर आपका सरकार, माता पिता, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य आ जाएंगे 6 से 11, फिर विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व आ जाएंगे 12 से 28, फिर आपका पाठ्यक्रम आ जाएगा 29-30, और बालकों का जो अधिकार का संरक्षण है वो 31 से 34 आ जाएगा आपका, जिसे अभी हम देखेंगे। और अन्य मुख्य बातें आपकी 35 से लेकर 39 तक आ जाएगी अध्याय 7 में। अब हम अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो अध्याय 1 की जो धारा है 1 में, वो उसमें क्या दिया गया है आपका, तो उसमें आपका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ दिया गया है। तो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ जो है ये आपका धारा 1 में दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिंपल सी बात है। अब इसका नाम क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका विस्तार किस में हो जाएगा, संपूर्ण भारत में हो जाएगा। अभी तो जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया है, और ये लागू कब हुआ था आपका, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपकी धारा 1 में दी गई है, जिसमें आपका संक्षिप्त नाम क्या है, विस्तार क्या है और प्रारंभ क्या है। तो प्रारंभ कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। विस्तार संपूर्ण भारत में। संक्षिप्त नाम क्या हो जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये आपको ध्यान रखना है। अब धारा 2 में आपकी परिभाषाएं आ जाएगी। धारा 2 जो है इसमें आपकी क्या आ जाएगी, परिभाषाएं आ जाएगी। तो विशेष शब्दावली, यानी कि जैसे बालक जो है, ये बालक किसको कहा जाएगा, आरटी एक्ट के तहत। तो बालक वो होगा जो 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाएं दोनों जो है वो बालक की कैटेगरी में आ जाएगी। तो बालक और बालिकाएं जो होगी 6 से 14 वर्ष की, वो आपकी किस में आ जाएगी दोस्तों, बालक की कैटेगरी में आ जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 6 से 14 वर्ष के जो बालक और बालिकाएं होगी वो आपके बालक कहलाएंगे। अब आगे देखिए, प्रारंभिक शिक्षा किसे कहा जाएगा, तो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक जो शिक्षा है उसे प्रारंभिक शिक्षा कहा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक दोस्तों जो कक्षाएं हैं आपकी, इन्हें प्रारंभिक शिक्षा कहा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, असुविधाग्रस्त क्षेत्रों के बालक। तो असुविधाग्रस्त क्षेत्रों के बालक किन्हें कहा जाएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, भौगोलिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के जो बालक है वो आपके असुविधाग्रस्त क्षेत्रों के बालक समझे जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी SC ST, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, भौगोलिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के जो बालक होंगे वह असुविधाग्रस्त क्षेत्रों के बालक समझे जाएंगे। अब एक यहाँ पर देखिए आप, दुर्बल वर्ग के बालक किसको कहा जाएगा, तो दुर्बल वर्ग का जो बालक है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बालक को कहा जाएगा। तो जो भी बालक है वो अगर आपका गरीबी रेखा जो है उससे नीचे यापन कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है, तो उसे दुर्बल वर्ग का बालक कहा जाएगा। यानी उसकी पारिवारिक आय जो होगी वो 2.5 लाख से कम होगी। तो 2.5 लाख से अगर कम है तो यानी गरीबी रेखा के नीचे वो जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन्हें दुर्बल वर्ग के बालक के रूप में समझा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, अनुवीक्षण प्रक्रिया, यह आपकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुवीक्षण किसको कहा जाएगा, अनुवीक्षण कहा जाएगा दोस्तों आपके विद्यालय में प्रवेश देते समय बालक से ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा जो होती है वो आपकी अनुवीक्षण कहलाती है। ठीक है, किसी भी विद्यालय में आप प्रवेश लेते हो तो बहुत सी बार क्या होता है, बालक से वहाँ पर परीक्षा ली जाती है, तो जो प्रवेश परीक्षा ली जाती है उसे ही अनुवीक्षण कहा जाता है, जो कि गलत है। इसके बारे में भी हम देखेंगे। अब आगे देखिए, अध्याय 2 के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। अध्याय 2 में क्या था, मैंने आपको बताया, अध्याय 2 में आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो आपका अध्याय 2 में आ जाएगा। और अध्याय 2 जो है ये आपका धारा 3 से लेकर 5 तक संबंधित है। अब धारा 3 में क्या दिया गया है, तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को पास के ही विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो 6 से 14 वर्ष के जो बालक है आपके, उनको विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा धारा 3 के तहत, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और अध्याय 2 में आपका यही दिया गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, तो ये आपका किस में आ जाएगा, धारा 3 में आ जाएगा। अब धारा 4 देखिए,
धारा 4 में आपका दोस्तों अनामांकित या स्कूल के बीच में छोड़ चुके बच्चों को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश मिलेगा। यानी कि अनामांकित या स्कूल के बीच में कोई बच्चा जो है वो स्कूल छोड़ चुका है तो उसको बाद में जब कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा तो उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ऐसे बालकों को अन्य बालकों के समान रहने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार भी होगा। तो अगर उनको ज़्यादा चीज़ें नहीं आती होगी तो उनको चीज़ें सिखाई जाएगी और बालकों के समान रहने के लिए विशेष प्रशिक्षण उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि धारा 3 में तो क्या हो गया आपका, धारा 3 में आपका हो गया निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। धारा 4 में क्या आ जाएगा आपका, आयु से संबंधित आ जाएगा, आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश। अब धारा 5 देखिए, प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा। तो धारा 5 में आपका स्थानांतरण का अधिकार आ जाएगा दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी प्रत्येक बालक जो है वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा, ट्रांसफ़र का अधिकार होगा। ये किस में दिया गया है आपका, धारा 5 में दिया गया है। यानी आयु से संबंधित आपका धारा 4 में हो जाएगा और यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का धारा 3 में हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष का जो आपका दिया गया है आयु का धारा 4 में हो जाएगा और धारा 5 में आपका स्थानांतरण का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अध्याय 3 देखिए दोस्तों। अब मैंने आपको क्या बताया, जब आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हो जाएगा उसके बाद क्या आएगा आपका, भैया माता पिता के भी तो कुछ कर्तव्य होंगे, स्थानीय प्राधिकारी के भी तो कर्तव्य होंगे, समुचित सरकार के भी तो कुछ कर्तव्य होंगे। तो ये किस में आ जाएंगे, आपके अध्याय 3 में आ जाएंगे। तो समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य जो है वो आपके अध्याय 3 में आ जाएंगे। अब धारा 6 जो है, 6 से लेके आपकी धारा 11 तक किससे संबंधित है, आपकी अध्याय 3 से संबंधित है। तो धारा 6 देखिए आप, आरटी लागू होने के 3 वर्षों के अंदर ऐसे स्थान पर विद्यालय स्थापित किए जाएंगे जहां विद्यालय नहीं है। तो ऐसे जो स्थान है आपके जहां पर विद्यालय नहीं है वहां पर विद्यालय स्थापित किए जाएंगे आरटी एक्ट लागू होने के 3 वर्षों के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आरटी एक्ट लागू होने के 3 वर्षों के अंदर ऐसी जगह पर आपके विद्यालय स्थापित किए जाएंगे जहाँ पर विद्यालय नहीं है। ये किस में दिया गया है, आपका धारा 6 में दिया गया है, 3 वर्षों के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है। अब देखिए, प्रत्येक 1 किलोमीटर के क्षेत्र में आपका एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। तो प्रत्येक 1 किलोमीटर के क्षेत्र में आपका एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए और प्रत्येक 2 किलोमीटर के क्षेत्र में आपका एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए एक प्राथमिक विद्यालय कितने किलोमीटर के क्षेत्र में होना चाहिए, तो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में होना चाहिए। और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय आपका 2 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी प्राथमिक विद्यालय पूछा जाए तो 1 किलोमीटर और उच्च प्राथमिक विद्यालय पूछा जाए तो 2 किलोमीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये धारा 6 में दिया गया है। अब धारा 7 देखिए दोस्तों, आरटी के संबंध में केंद्र और राज्य में आर्थिक अनुदान का अनुपात वर्तमान में 60-40। तो दोस्तों आरटी एक्ट के संबंध में केंद्र और राज्य का आर्थिक अनुदान भी तो होगा, तो दोनों का अलग अलग होगा। तो केंद्र का कितना है, 60 है और राज्य का कितना है, 40 है। तो 60-40 है ये रेशो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केंद्र और राज्य का योगदान कितना हो जाएगा, 60-40 हो जाएगा। लेकिन अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात की जाए तो पूर्वोत्तर राज्य जो है वो पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केंद्र का 90 हो जाएगा और राज्य का 10 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 60-40 और 90-10। तो पूर्वोत्तर राज्यों में ये 90-10 हो जाएगा और नॉर्मली ये 60-40 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 60-40 भी आ सकता है। और अगर वो पूर्वोत्तर राज्य बोले तो भैया 90-10 आपको आंसर करना है। ठीक है, अब अगला धारा देखिए दोस्तों, अगली धारा है आपकी समुचित सरकार के कर्तव्य। तो समुचित सरकार के जो कर्तव्य है वो आपके किस में है, धारा 8 में है। तो धारा 8 जो है इसमें आपके सरकार के कर्तव्य आ जाएंगे। फिर आपका स्थानीय जो प्राधिकारी होगा उसके कर्तव्य आ जाएंगे धारा 9 में। तो धारा 9 में जो है दोस्तों वो आपके स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपके माता पिता के कर्तव्य आ जाएंगे। तो माता पिता एवं संरक्षक का कर्तव्य है कि बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि 8, 9, 10 सिंपल सी है, सरकार के कर्तव्य, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, माता पिता एवं संरक्षक के कर्तव्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब धारा 11 देखिए दोस्तों। धारा 11 आपकी 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करने। तो 3 से 6 वर्ष के जो बालक है आपके विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था समुचित सरकार के द्वारा की जाएगी। यानी 3 से 6 वर्ष के जो बालक है दोस्तों, इनको विद्यालय से पहले जो शिक्षा दी जाएगी तो उनको प्रदान करने की कौन करेगा व्यवस्था, तो सरकार करेगी। और कौन करेगा, तो विद्यालय पूर्व शिक्षा एवं देखरेख आपकी आंगनबाड़ी में की जाती है। तो ये इससे संबंधित है आपकी। तो 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा जो प्रदान करने की व्यवस्था है वो सरकार करेगी आपकी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अध्याय 4 देखिए दोस्तों। अब देखो माता पिता के कर्तव्य भी हो गया आपके।
समुचित सरकार के कर्तव्य हो गए, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य हो गए। अब किसके कर्तव्य आ जाएंगे? विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व आ जाएंगे। तो आपके विद्यालय जो है, आपका जो विद्यालय है और आपके जो शिक्षक है, इनके आपके उत्तरदायित्व आ जाएंगे अध्याय 4 में। ठीक है, और अध्याय 4 जो है ये आपका धारा 12 से लेकर 28 तक संबंधित है। सबसे बड़ा अध्याय आपका यही है। ठीक है, धारा 12 से लेकर धारा 28 तक। तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व आ जाएंगे। तो इसमें धारा 12 देखिए, इंपॉर्टेंट धारा है। निजी विद्यालयों में भी कमजोर वर्ग के बालकों को सीटों में 25% का आरक्षण दिया जाएगा। तो अगर आपके प्राइवेट स्कूल है, अगर वहाँ पर भी कमजोर वर्ग के बालक हैं, तो वहाँ पर सीटों में जो आरक्षण होगा वो कितना होगा? 25% होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग के जो बालक हैं उनको आरक्षण कितना दिया जाएगा? 25% दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है धारा 12 के तहत। ठीक है, अब धारा 13 देखिए दोस्तों। धारा 13 में है, यदि कोई विद्यालय अनुवीक्षण, मैंने आपको बताया था अनुवीक्षण का मतलब है प्रवेश प्रक्रिया जो ली जाती है, यानी कि विद्यालय में जब हम प्रवेश करने जाते हैं, कोई भी बालक प्रवेश करने जाता है तो उससे आपकी एक परीक्षा ली जाती है, प्रवेश परीक्षा। तो उसको ही क्या कहा जाता है? अनुवीक्षण कहा जाता है। तो यदि कोई विद्यालय अनुवीक्षण यानी प्रवेश प्रक्रिया का संचालन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, 25,000 का जुर्माना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 25,000 का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। और अगर आगे से वो उस चीज़ को जारी रखता है तो 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहली बार में तो 25,000 लगाया जाएगा, और अगर फिर से वो जारी रखेगा आगे तो वो 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 25 के और आपका 50 के, 25,000 का जुर्माना पहली बार में, और अगर जारी रखेगा तो 50,000 का जुर्माना फिर से लगाया जाएगा। अब आगे देखिए, यदि कोई विद्यालय बालक के प्रति व्यक्ति फीस लेता है, तो बालक से अगर वो प्रति व्यक्ति फीस लेता है तो उस विद्यालय पर फीस का 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि नॉर्मली अगर अनुवीक्षण यानी प्रवेश प्रक्रिया ली जाएगी तो 25,000 पहली बार में, और 50,000 आपके दोबारा अगर वो करता है उस चीज़ को तो 50,000 आपके लिए जाएंगे। लेकिन कोई विद्यालय बालक से प्रति व्यक्ति फीस वसूलता है तो विद्यालय पर फीस का 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। तो जितनी फीस वो वसूल रहा है उसका 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपकी धारा 13 में दी गई है। अब धारा 14 देखिए दोस्तों। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कोई दस्तावेज आयु का आधार होगा। तो जन्म प्रमाण पत्र के तहत या अन्य कोई दस्तावेज के तहत आपकी आयु आधारित की जाएगी। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा में जब भी आप प्रवेश लेने जाएंगे तो जन्म प्रमाण पत्र दिखा देंगे या फिर कोई अन्य दस्तावेज दिखा देंगे, तो वो आपकी आयु का आधार हो जाएगा। ये किस में दिया गया है? धारा 14 में दिया गया है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, परंतु किसी बालक के पास आयु के सबूत ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर विद्यालय में प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी मना नहीं किया जा सकता, अगर उसके पास आयु के सबूत नहीं है तो भी आप प्रवेश से उसको वंचित नहीं रख सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज के आधार पर आपकी आयु निर्धारित होगी। ये किस में दिया गया है? धारा 14 में दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए धारा 15। बालक को विद्यालय में प्रवेश सरकार के द्वारा निर्धारित की गई तिथि के अनुसार ही दिया जाएगा। तो बालक को विद्यालय में प्रवेश सरकार के द्वारा जो तय तिथि है उसके अनुसार ही दिया जाएगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में बालक को विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन कोई भी परिस्थिति हो आपकी, बालक को विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सरकार के द्वारा जो निर्धारित तिथि है उसके अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा। धारा 15 में ये दिया गया है। लेकिन उसको आप विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है धारा 15 के तहत। अब आगे देखिए धारा 16। प्राथमिक शिक्षा में किसी भी बालक को फेल नहीं किया जा सकता। तो प्राथमिक शिक्षा में किसी भी बालक को दोस्तों फेल नहीं किया जाएगा और न ही बालक को विद्यालय से निकाला जा सकता। यानी प्राथमिक शिक्षा जो होती है आपकी, उसमें किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा और न ही बालक को विद्यालय से निकाला जाएगा। ये किस में दिया गया है? आपका धारा 16 में दिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पर एक नोट है, वो भी आपको ध्यान रखना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का संशोधन विधेयक 2019 का संबंध डिटेंशन पॉलिसी से है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो संशोधन विधेयक 2019 में हुआ उसका संबंध किससे है? तो ये आपका डिटेंशन पॉलिसी से है। अर्थात बालक को प्राथमिक शिक्षा में भी फेल किया जा सकता है और उसी कक्षा में उसे रोका भी जा सकता है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? आपका डिटेंशन पॉलिसी से हो जाएगा। अब आगे देखिए धारा 17 देखिए दोस्तों। बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। तो आपका जो बालक है उसको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। ये किस में दिया गया है? धारा 17 में दिया गया है। और ना ही अपमानजनक शब्दों को काम में लिया जा सकता है।
और ना ही बालक को आप अपमानजनक शब्द यूज़ में ले सकते हैं। तो बालक के प्रति आप अपमानजनक शब्द यूज़ में नहीं ले सकते और शारीरिक और मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि कोई बच्चा आपका कमज़ोर है, उसके नंबर कम आ रहे हैं, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो उसे शारीरिक या मानसिक रूप से आप प्रताड़ित नहीं कर सकते। उसे आप अपमानजनक शब्दों से नहीं बुला सकते। जैसे कि आपने बोल दिया भोट बुद्धि, पागल, मेंटल, तो इस तरीके के अपमानजनक शब्द आप प्रयोग में नहीं ले सकते। ये किस में दिया गया है? धारा 17 में दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए धारा 18, कोई भी विद्यालय सरकार की मान्यता के बिना संचालित और स्थापित नहीं किया जाएगा। तो कोई भी विद्यालय जो है वो सरकार की अनुमति के बिना स्थापित नहीं किया जा सकता और ना ही संचालित किया जाएगा। तो ये तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये किस में दी गई है? धारा 18 में दी गई है। ठीक है, अगर ऐसा होगा कि बिना कोई भी मर्जी के अपने स्कूल खोल ले तो फिर तो ऐसे तो कोई भी खोल लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सरकार की मान्यता जरूरी है। तो सरकार की मान्यता मिलेगी तभी आप स्कूल संचालित कर सकते हैं और स्थापित कर सकते हैं। तो ये किस में दिया गया है? धारा 18 में दिया गया है। लेकिन उल्लंघन करने पर जुर्माना कितना लगेगा? 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। लेकिन कोई दोस्तों विद्यालय संचालित करता है बिना अनुमति के, अगर स्थापित करता है तो उस पर उल्लंघन कितना लगेगा? 1 लाख रुपये का उस पर जुर्माना लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और निरंतर उल्लंघन करता है तो प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो प्रतिदिन कितना जुर्माना लगेगा? 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो अगर कोई भी एरा गेरा स्कूल खोल लेता है बिना अनुमति के तो उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। और अगर काम जारी रखेगा वो दोबारा फिर से उल्लंघन करता है तो प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए धारा 19, विद्यालय के मान या मानक, विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रधानाध्यापक कक्ष, शौचालय आदि। तो विद्यालय के मान और मानक क्या रहेंगे आपके? जैसे विद्यालय भवन होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए, प्रधानाध्यापक कक्ष होना चाहिए, शौचालय आदि होने चाहिए। तो ये किस में दिए गए हैं? धारा 19 में दिए गए हैं। जो विद्यालय के मानक क्या होने चाहिए आपके, वो आपके किस में हो जाएंगे? धारा 19 में हो जाएंगे। और धारा 20 जो है आपकी, वो केंद्र सरकार आरटी में संशोधन कर सकती है। तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आरटी एक्ट जो है उसमें संशोधन कर सकती है धारा 20 के तहत। ये बात आपको ध्यान रखनी है। धारा 20 के तहत वो संशोधन कर सकती है। कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब आगे देखिए दोस्तों धारा 21, ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धारा 21 आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति, यानी कि आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो किस में दी गई है? वो धारा 21 में दी गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विद्यालय प्रबंधन समिति किस में हो जाएगी? धारा 21 में हो जाएगी। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो सदस्यों की संख्या इसमें 16 होगी। कितनी होगी दोस्तों? 16 होगी। ठीक है, जिसमें से आपके 3/4 सदस्य कौन होंगे? तो ये आपके पेरेंट्स होंगे, यानी कि अभिभावक होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन होंगे? अभिभावक होंगे। तो धारा 21 में आपकी विद्यालय प्रबंधन समिति दी गई है जिसमें 16 सदस्य होंगे और जिसमें से 3/4 आपके अभिभावक होंगे। और इसमें अध्यक्ष कौन होगा? अभिभावक होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा? वो भी अभिभावक होगा। लेकिन सचिव आपका प्रधानाध्यापक होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर सचिव आपका कौन होगा? प्रधानाध्यापक होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रिंसिपल जो होगा वह यहाँ पर प्रधानाध्यापक होगा। और महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 50% होगी। यानी कि टोटल सदस्य कितने आपकी कमेटी में? 16 है। तो भैया महिला सदस्य कितनी होनी चाहिए? 50%, यानी कि 8 आपकी महिला सदस्य रहेगी। ठीक है, अध्यक्ष अभिभावक, उपाध्यक्ष अभिभावक, सचिव प्रधानाध्यापक हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात अच्छे से। अब धारा 22 देखिए दोस्तों। धारा 22 जो है उसमें विद्यालय विकास योजना है। और धारा 23 में अध्यापक पद की योग्यता है। और धारा 24 जो है उसमें अध्यापक के कार्य एवं कर्तव्य है। तो अगर आपसे पूछा जाए विद्यालय का विकास योजना जो है वो किस में है, तो ये तो 22 में है। 23 में आपके अध्यापक के पद की योग्यता हो जाएगी और अध्यापक के कार्य और कर्तव्य आपके 24 में हो जाएंगे। तो 23-24 आपको एक साथ ध्यान रखनी है। अध्यापक पद की योग्यता और अध्यापक के कार्य एवं कर्तव्य और विद्यालय विकास की योजना आपकी किस में हो जाएगी? 22 में हो जाएगी। ठीक है, अब धारा 25 देखिए दोस्तों। इसमें आपका छात्र शिक्षक अनुपात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो धारा 25 में आपका क्या दिया गया है? छात्र और शिक्षक का अनुपात दिया गया है दोस्तों। आपका छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो किस में देखने को मिलेगा आपको? धारा 25 में देखने को मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात यहाँ पर आप समझ लीजिए, कक्षा 1 से 5वीं तक 60 छात्रों में आपके कितने अध्यापक होंगे? 2 शिक्षक होंगे। 60 छात्रों पर, कक्षा 1 से 5वीं की बात कर रहा हूँ मैं, कक्षा 1 से 5वीं तक 60 छात्रों में आपके 2 शिक्षक होंगे। और 61 से 90 छात्रों में आपके 3 शिक्षक होंगे। और 90 से 91 से 120 में आपके 4 शिक्षक होंगे। और 121 से 200 के बीच में आपके 5 शिक्षक होंगे। तो सिंपल सा है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। क्या याद रखना है? 60, फिर 61 से 90, फिर आपके 91 से 120, फिर आपके 121 से 200, कक्षा 1 से 5वीं तक। यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे? 2, 3, 4 और 5। ये आपको ध्यान रखना है।
2 3 4 5, 60, 61 से 90, 91 से 120, 121 से आपके 200। तो ये आपके हो जाएंगे 2 3 4 5 शिक्षक हो जाएंगे। इस तरीके से आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए सामान्यतः कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा तक छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए, तो आपका ये 30:1 रहेगा कक्षा 1 से 5वीं तक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। परंतु 200 से अधिक छात्र होने पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये 40:1 हो जाएगा। लेकिन एक ही कक्षा में आपके दोस्तों 200 से अधिक छात्र होने पर छात्र शिक्षक का अनुपात कितना हो जाएगा, 40:1 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यानी कि सामान्यतः कक्षा 1 से 5 तक छात्र और शिक्षक अनुपात 30:1 हो जाएगा। लेकिन 200 से अधिक छात्र होने पर छात्र शिक्षक का अनुपात कितना हो जाएगा, 40:1 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये आपको अलग से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण घंटे कितने हो जाएंगे आपके, तो शिक्षा के घंटे आपके 800 हो जाएंगे। शिक्षण घंटे कितने हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। और शिक्षण दिवस कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। तो शिक्षण दिवस आपके 200 हो गए और 200 से अधिक छात्र होने पर अनुपात 40:1 है, नॉर्मली 30:1 है कक्षा 1 से 5 तक। तो 1 से 5 तक शिक्षण घंटे आपके कितने हो जाएंगे, 800, और शिक्षण दिवस कितने हो जाएंगे, 200। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, आगे आपका दोस्तों कक्षा 6 से लेकर 8 तक। तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक क्या कंडीशन रहेगी, 35 छात्रों पर आपका 1 शिक्षक रहेगा, 36 से 70 छात्रों पर आपका 2 शिक्षक रहेंगे, 71 से 100 छात्रों में आपके 3 शिक्षक रहेंगे, और 100 छात्रों से अधिक होने पर आपका 1 प्रधानाध्यापक रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जा रही है 6 से 8 की। 1 से 5 तक हम देख चुके हैं, 6 से 8 की यहाँ पर बात की जा रही है। तो 35 छात्रों पर आपका 1 शिक्षक, फिर 36 से 70 आपके 2 शिक्षक, फिर 71 से 100 आपके 3 शिक्षक, और 100 छात्रों से अधिक होने पर आपका 1 प्रधानाध्यापक रहेगा। और कक्षा 6 से लेकर 8 तक छात्र शिक्षक जो अनुपात है वो आपका कितना रहेगा, 35:1 रहेगा, ठीक है। छात्र शिक्षक अनुपात वहाँ पर आपका 30:1 था, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35:1 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 6 से 8 में आपका 35:1 हो जाएगा। वहाँ पर कितना था आपका, 30:1 था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कक्षा 1 से 5 तक। लेकिन वहाँ पर 200 से अधिक छात्र होने पर 40:1 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 35:1। और ये भी आपको ध्यान रखना है, 1 शिक्षक, 2 शिक्षक, 3 शिक्षक, 35, 36 से 70, 71 से 100, और 100 छात्र से अधिक हो जाएंगे तो 1 प्रधानाध्यापक भी चाहिए भाई, ठीक है। अब कक्षा 6 से 8 तक जो शिक्षण घंटे हैं आपके वो कितने होने चाहिए, 1000 होने चाहिए। और 1 से 5 तक कितने थे, 1 से 5 तक आपके 800 घंटे थे, ठीक है। लेकिन 6 से 8 तक आपके 1000 घंटे हो जाएंगे। और यहाँ पर शिक्षण दिवस कितने हो जाएंगे आपके, 220 हो जाएंगे। वहाँ पर शिक्षण दिवस कितने थे आपके, 1 से 5 तक 200 थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1000 और 220 आपको ध्यान रखना है 6 से 8वीं तक। अब आगे देखिए, धारा 26, सरकारी विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रहेंगे। तो सरकारी विद्यालयों में जो आपके कुल स्वीकृत पद है दोस्तों, उसमें से 10% से अधिक पद आपके रिक्त नहीं होने चाहिए। ये किस में दिया गया है, आपका धारा 26 में दिया गया है। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, सरकारी विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक पद आपके रिक्त नहीं होने चाहिए। अब धारा 27 देखिए, अध्यापकों को जनगणना, आपदा प्रबंधन एवं चुनाव के अलावा अन्य किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। आपने देखा होगा जो भी अध्यापक रहते हैं जनगणना उनके द्वारा की जाती है, आपदा प्रबंधन में जो कार्य किए जाते हैं वो उनके द्वारा किए जाते हैं, चुनाव में भी आपके अध्यापक जो है वो शामिल रहते हैं चुनाव में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अध्यापक जो है वो जनगणना, आपदा प्रबंधन और चुनाव के अलावा किसी और कार्य में नहीं लगाए जा सकते। और ये किस में दिया गया है, आपका धारा 27 में दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब धारा 28 देखिए, सरकारी अध्यापक निजी शिक्षण प्रक्रिया प्राइवेट ट्यूशन में भाग नहीं लेगा। तो धारा 28 में भैया शिक्षक जो होगा आपका सरकारी अध्यापक वो क्या करेगा, निजी शिक्षण प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा भैया, प्राइवेट ट्यूशन में भाग नहीं लेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है धारा 28 के तहत, ठीक है। और 27 में क्या हो जाएगा, उसको अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा, जो ये कार्य बताए गए हैं इनमें ही लगाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्राइवेट कोचिंग वो प्रोवाइड नहीं करेगा आपका धारा 28 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है, प्राइवेट ट्यूशन। अब अध्याय 5 देखिए दोस्तों, अध्याय 5 जो है वो आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो अध्याय 5 में आपको बता चुका था प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना। तो प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो आपका किस में हो जाएगा, अध्याय 5 में हो जाएगा, ठीक है। तो पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो आपकी धारा 29 में दी गई है। और धारा 30 में जो है वह कक्षा 8 की शिक्षा पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो कक्षा 8 की शिक्षा जब आप पूर्ण कर लोगे, 8वीं पास कर लोगे, तब आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये किस में दिया गया है, धारा 30 में दिया गया है। तो 29 और 30 जो धारा है ये आपकी किससे संबंधित है, ये आपकी अध्याय 5 से संबंधित है। और अध्याय 5 में पाठ्यक्रम का दिया गया है। तो पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया 29 में हो जाएगी। और कक्षा 8 अगर आप पास कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, तो आपको भैया प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये धारा 30 में दिया गया है।
अब अध्याय 6 देखिए दोस्तों। अध्याय 6 में मैंने आपको बताया था बालकों के अधिकार का संरक्षण दिया गया है। तो बालकों के अधिकार का संरक्षण धारा 31 से लेकर 34 तक उल्लेखित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें धारा 31 देखिए आप, सिंपल सा है, अभी याद हो जाएगी। बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार बालकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठित किए जाएंगे। यानी कि धारा 31 में क्या दिया गया है दोस्तों, धारा 31 में दिया गया है भैया राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन है वो किस में दिया गया है, आपका धारा 31 में दिया गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। और धारा 32 में क्या दिया गया है, बालक के अधिकार संबंधित शिकायत का निवारण, यानी कि बालक के अधिकार संबंधित अगर कोई शिकायत आती है तो उसका निवारण कौन करेगा, स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और 3 माह के भीतर करना होगा। कितने माह के भीतर करना होगा दोस्तों, 3 माह के भीतर शिकायत का निवारण करना होगा स्थानीय प्राधिकारी को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 31 में क्या दिया गया है आपका, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। और 33-34 आराम से आपको याद हो जाएगी। 33 में आपका राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन और 34 में आपका राज्य सलाहकार परिषद का गठन। तो यहाँ पर अध्याय 6 जो है उससे आपकी 31, 32, 33 और 34 संबंधित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 31 में आपका राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग दिया गया है। 32 में आपका शिकायत का निवारण दिया गया है, स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा 3 माह में किया जाएगा। और 33 में आपका राष्ट्रीय सलाहकार परिषद दी गई है। 34 में आपकी राज्य सलाहकार परिषद दी गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अध्याय 7 जो है दोस्तों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अध्याय 7 में आपका प्रकीर्ण दिया गया है, यानी अन्य मुख्य बातें यहाँ पर दी गई है। तो ये आपका हो जाएगा धारा 35 से लेकर 39 तक हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ से ज़्यादा सवाल आते तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है आपको 35 से लेकर 39 तक अध्याय 7 हो जाएगा आपका। 35 में क्या है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी को इस अधिनियम को लागू करने के लिए निर्देश। तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी को इस अधिनियम को लागू करने के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। और धारा 36 जो है उसमें अभियोजन के पूर्व मंजूरी दी गई है। तो अभियोजन के पूर्व जो मंजूरी है वो किस में दी गई है, वो धारा 36 में दी गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और धारा 37 जो है उसमें सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण दिया गया है। धारा 38 में समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो समुचित सरकार की नियम बनाने की जो शक्ति है वो आपकी किस में दी गई है, धारा 38 में दी गई है। धारा 38 में आपकी समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति दी गई है। और धारा 39 जो है आपकी, जो लास्ट है दोस्तों, कठिनाई को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति। तो इनको एक बार समझ लीजिए आप। धारा 35 में तो है केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी को इस अधिनियम को लागू करने के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। तो केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है। और अभियोजन के पूर्व मंजूरी आपकी धारा 36 में हो जाएगी। धारा 37 में सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण हो जाएगा, यानी सद्भावपूर्वक अगर आपकी कोई कार्यवाही की गई है तो उसके लिए संरक्षण धारा 37 में हो जाएगा। समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति जो है वो किस में हो जाएगी, तो नियम बनाने की शक्ति आपकी 38 में हो जाएगी। और कठिनाई को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति जो है वो किस में है, वो 39 में। तो समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति तो 38 में हो जाएगी और केंद्र सरकार की शक्ति आपकी किस में हो जाएगी, 39 में हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आरटी एक्ट जो है ये कंप्लीट होता है। जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। और इसके ऑब्जेक्टिव सवाल भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, तो उसको भी आप देख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।